Hello everyone. So in the previous video we had completed till your monetary policy. So today we will talk about your monetary policy tools. So what is monetary policy? That we have discussed in our previous video, that in order to regulate the money supply in the market, RBI use monetary policies, different types of monetary policies in order to regulate the money supply. For example, if RBI wants to increase the money supply in the market, that is known as expansionary monetary policy. And if RBI wants to take or to withdraw the money from the market, then it is known as contractionary monetary policy. Now, what is monetary policy tools? What are monetary policy tools? मीन्स अगर आरबीआई को पैसा मार्केट में लाना है या फिर पैसा मार्केट से खींचना है, तो उसको कुछ ना कुछ तो टूल्स होंगे कि नहीं होंगे. कैसे खींचेगा वो, ऐसे कौन से टूल्स हैं, that we'll talk about. Okay, first we have is qualitative tools and second we have is qualitative tools. ठीक है, quantitative and qualitative. Coming towards quantitative tools, first we have is statutory liquidity ratio. हमारे पास क्या होता है, SLR होता है ना. What is SLR? SLR वो मनी होती है, एक मिनिमम मनी आप बोल सकते हो, जो कमर्शियल बैंक को अपने पास रखनी पड़ती है इन द लिक्विड फॉर्म. लिक्विड फॉर्म मीन्स अगर आपको अभी पैसा चाहिए कैश की फॉर्म में, दैट इज लिक्विडिटी होती है ना, कैश की फॉर्म में आपको लिक्विड फॉर्म में एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी रखनी पड़ती है कमर्शियल बैंक्स को अपने पास. क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर कोई बंदा आ रहा है आपके पास लोन लेने आ रहा है या फिर आपसे डिपॉजिट लेने आ रहा है, तो आपके पास कुछ तो मनी होना चाहिए. सो ये एक मिनिमम आप बोल सकते हो क्या होता है, डिपॉजिट्स होता है, या फिर इट इज़ अ proportion ऑफ द टोटल डिपॉजिट्स. See, for example, you are having 10 lakh deposits. टोटल डिपॉजिट कितना है तुम्हारे पास, 10 लाख डिपॉजिट है इन द बैंक. ना आरबीआई बोलता है कि तुम्हें एसएलआर कितना रखना है, जितना भी तुम्हारा टोटल डिपॉजिट है उसका 10% तुम्हें क्या रखना है अपने पास. स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो मीन्स लिक्विड फॉर्म में रखना है. इट मीन्स दैट आपको क्या करना पड़ेगा, उस 10 लाख में से 1 लाख आपको अपने पास लिक्विड फॉर्म में रखना पड़ेगा. दैट इज एसएलआर. जैसे कि इट इज़ अ प्रोपोर्शन ऑफ द टोटल डिपॉजिट जो कमर्शियल बैंक को अपने पास रखना पड़ता है लिक्विड फॉर्म में. एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटी कैन बी परचेज. तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को आप क्या कर सकते हो, उससे परचेज कर सकते हो. आरबीआई इसको 40% तक भी इंक्रीज कर सकता है, बट एट प्रेजेंट अगर आप देखोगे तो ये 18% है. ठीक है, समझ आया. नाउ कमिंग टुवर्ड कैश रिजर्व रेशो. नाउ कैश रिजर्व रेशो क्या होता है, आपको अब कमर्शियल बैंक्स अपने पास तो कुछ अमाउंट रख रहे हैं इन द एसएलआर, बट अब कमर्शियल बैंक कुछ प्रपोर्शन ऑफ देयर डिपॉजिट वो किसके पास रखता है, आरबीआई के पास रखता है. तो कमर्शियल बैंक्स का पैसा भी होता है आरबीआई के पास, तो वो अमाउंट को हम क्या बोलते हैं, कैश रिजर्व रेशियो बोलते हैं. सो देयर प्रपोर्शन ऑफ द टोटल डिपॉजिट विच द कमर्शियल बैंक रिक्वायर्ड टू कीप विद द आरबीआई इन कैश फॉर्म और लिक्विड फॉर्म में. ठीक है, और ऐसा नहीं है कि सीआरआर पे आपको कोई इंटरेस्ट मिलेगा. सो कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता, अर्न एनी इंटरेस्ट फॉर बैंक्स. ठीक है, बैंक्स के लिए उसका कोई फायदा नहीं होता. सो एज ऑफ अगस्त अगर आप देखोगे इंडिया का कैश रिजर्व रेशो कितना है आपका, दैट इज 4.50%. सो जितना भी आपका टोटल आपका डिपॉजिट है उसका 4.50% आपको क्या करना पड़ेगा, आरबीआई के पास डिपॉजिट करना पड़ेगा. अब बात आती है क्या फ़ायदा, एसएलआर और सीआरआर कैसे मनी सप्लाई को कंट्रोल करेगा. देखिए, अगर मैं एसएलआर बढ़ा देता, मतलब कि अगर आरबीआई तुम्हारा है वो एसएलआर बढ़ा देता है. एसएलआर बढ़ाने का मतलब क्या हो गया कि आरबीआई बोलता है अब तुम्हारा प्रोपोर्शन बढ़ जाएगा. मतलब जहाँ पे तुम अभी 1 लाख डिपॉजिट करते थे, अब मैं क्या करता हूँ कि जैसे तुम्हारे पास 10 लाख रुपीज़ थे, पहले था कि 10% अपने पास रखना है, अब ऐसा नहीं करना, अब तुम्हें 20% रखना है. 20% रखना है, अब तुम्हें 2 लाख रखना है. पहले तुम 1 लाख ही रख रहे थे सिर्फ अपने पास, ठीक है, कैश फॉर्म में. अब तुम्हें ज़्यादा पैसा रखना पड़ेगा, 2 लाख रुपीज़ अपने पास रखना पड़ेगा. सो मनी सप्लाई क्या हो जाएगी, अगर मैंने एसएलआर बढ़ा दिया, इसका मतलब बैंक्स को अपने पास ज़्यादा पैसा रखना पड़ेगा. अगर बैंक्स को अपने पास ज़्यादा पैसा रखना पड़ेगा तो वो क्रेडिट नहीं दे पाएंगे ज़्यादा.
है ना, क्योंकि उनको 1 लाख का जहाँ वो क्रेडिट दे सकते थे दूसरे लोगों को, या फिर जो भी आएगा क्रेडिट लेने उसको वो दे सकते थे, लोन पे दे सकते थे, बट नहीं दे सकते अभी। इससे क्या हो जाएगा, लोगों के पास पैसा, जो मार्केट में जो पैसा है वो कम हो जाएगा, तो मॉनेटरी पॉलिसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसका मतलब ये नैरो मॉनेटरी पॉलिसी आ जाएगा इससे, ठीक है। तो उसने बोला व्हाट हैपन अगर एसएलआर या सीआरआर बढ़ जाएगा, तो अगर आप एसएलआर बढ़ा देते हो या सीआरआर बढ़ा देते हो, सीआरआर मीन्स अब आरबीआई बोलता है मेरे को ज़्यादा पैसा चाहिए, तो अगर आरबीआई ज़्यादा पैसा खींच लेगा बैंक से, तो बैंक तो आगे लोन दे नहीं पाएगा किसी को, इसका मतलब लोगों के पास भी पैसा नहीं पहुंच पाएगा, तो मतलब इन्होंने मार्केट से पैसा खींच लिया, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा, मनी सप्लाई मार्केट में कम हो जाएगी, जिसकी वजह से नैरो या फिर कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी हो जाएगी, एंड वाइस वर्सा हो जाएगा अगर एसएलआर को कम कर दिया। उसने बोला एसएलआर हम कम कर देते हैं, तुम अभी अपने पास कम ही पैसा रखो, जो बाकी बच कुछ जाता है वो तुम क्या कर दो, लोगों में बांट दो, बांट नहीं दो इन द सेंस कि तुम लोगों को दे दो, एज अ क्रेडिट दे दो या जो भी दे दो तुम, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वी हैव इज बैंक रेट। नाउ व्हाट इज बैंक रेट। अब बैंक को कभी कभी पैसा चाहिए होता है, चाहिए होगा, तो आरबीआई क्या करती है, वो पैसा बैंक्स को देगी, किसको देगी, बैंक को देगी। सो आरबीआई जिस रेट पे बैंक्स को पैसा देती है दैट इज योर बैंक रेट, कि भाई हम इतना % चार्ज करेंगे या इतने इंटरेस्ट पे हम तुम्हें दे रहे हैं, जैसे इट इज द इंटरेस्ट रेट एट विच आरबीआई प्रोवाइड करता है लॉन्ग टर्म क्रेडिट फैसिलिटी। नो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, आगे मैं आपको डिफरेंस बताऊंगी एक चीज़ का। सो लंबे समय तक आरबीआई पैसा देता है किसको, कमर्शियल बैंक्स को देता है एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट रेट पे, उसे क्या बोलते हो, बैंक रेट बोलते हो। अभी के उसमें अगर आप देखोगे योर बैंक रेट इंटरेस्ट इज 6.50%, ठीक है। ये आरबीआई किसको देगा पैसा, कमर्शियल बैंक्स को देगा, ठीक है, सर्टेन इंटरेस्ट रेट पे। वहीं पे अगर आता है व्हाट हैपन्स व्हेन बैंक रेट इज इंक्रीज, वो मैं बाद में बताती हूँ, बट पहले हम ये पढ़ेंगे ना व्हाट इज रेपो रेट एंड व्हाट इज रिवर्स रेपो रेट। अब रेपो रेट क्या होता है, अब बैंक रेट में भी आरबीआई पैसा दे रहा है कमर्शियल बैंक्स को, बैंक रेट में भी, और रेपो रेट में भी आरबीआई क्या कर रहा है, कमर्शियल बैंक्स को पैसा दे रहा है, तो दोनों में फ़र्क क्यों है। और एक और चीज़ क्या होती है, जो तुम्हारा रेपो रेट है और जो बैंक रेट होता है, बैंक रेट हाई होता है और रेपो रेट कम होता है, फिर क्यों लोग बैंक रेट पे, क्यों बैंक फिर बैंक रेट पे ही उठाता है उससे पैसा, यहाँ पे तो ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे दे रहा है, यहाँ पे तो कम है, उसको यहाँ पे लेना चाहिए, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म क्रेडिट फैसिलिटी है, इसलिए जो बैंक्स हैं वो आरबीआई से पैसा बैंक रेट पे लेते हैं, रेपो रेट पे नहीं लेते हैं, ठीक है। लेते हैं रेपो रेट पे भी, बट ज़्यादातर बैंक रेट पे ही लेते हैं, ठीक है। सो रेपो रेट क्या होता है, इट इज़ अ रेट एट विच बैंक बोरो करता है फंड फ्रॉम द आरबीआई शॉर्ट टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए तो रेपो रेट, लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए तो बैंक रेट, बट उसका रिवर्स भी होता है। रिवर्स रेपो रेट मीन्स अब आरबीआई को पैसा चाहिए, आरबीआई को पैसा चाहिए, अगर आरबीआई को पैसा चाहिए तो वो भी क्या करेगा, बैंक से पैसा लेगा एक सर्टेन इंटरेस्ट रेट पे, दैट इज 3 और रिवर्स रेपो रेट आपका कम ही रहता है, ठीक है। आरबीआई को पैसा चाहिए तो कम रेट पे चाहिए भाई, ठीक है। चलिए, सो बोथ, अगर जो आपका रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट उसको क्या बोलते हो आप, पॉलिसी रेट्स बोलते हैं, दे आर द पार्ट ऑफ लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। नो व्हाट इज लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, लिक्विडिटी मीन जो भी आपका कैश इनफ्लो हो रहा है तो उसको एडजस्ट करने के लिए जो टूल्स हम यूज़ करते हैं दैट इज रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट। होता क्या है, जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा व्हाट हैपन्स व्हेन बैंक रेट इज इंक्रीज, बैंक रेट मतलब कि अब आरबीआई बोल रहा है कि तुम्हें क्रेडिट चाहिए, बैंकों को बोलता है कि तुम्हें क्रेडिट चाहिए, ठीक है मैं ज़्यादा रेट बढ़ा दूंगा तुम्हारा। अगर वो ज़्यादा रेट बढ़ा दे रहा है, इंटरेस्ट रेट बढ़ा दे, इसका मतलब बैंक्स उनसे कम पैसा लेंगे, कम ही पैसा लेंगे ना, ज़्यादा तो नहीं ले सकते फिर, क्योंकि इतना महंगा उसमें दे रहा है तो क्यों लेंगे बैंक फिर, तो बैंक्स के पास पैसा कम हो जाएगा। अगर बैंक के पास पैसा कम है तो लोगों के पास भी तो पैसा कम आएगा, क्योंकि बैंक तो क्रेडिट दे नहीं पा रहा लोगों को। इससे क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी हो जाएगी, ठीक है। सेम आप रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट का कर सकते हो। नाउ व्हाट इज लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, नो इट वाज स्टार्टेड बाय आरबीआई ने ये स्टार्ट की थी 2000 में। इसमें क्या होता है कि क्लाइंट्स जो हैं आपके आते हैं और क्या करते हैं, या तो किसी को पैसा देंगे या तो बोरो करते हैं मनी फ्रॉम द आरबीआई, ठीक है। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी यही है कि आरबीआई को या तो पैसा दे देंगे बोरो पे या फिर lend और मनी बोरो मनी फ्रॉम आरबीआई। और व्हाट इज मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, देखिए पहली बात तो ये क्रिएट की गई थी 2011 में, ठीक है। मार्जिनल स्टैंडिंग क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल
अब तुम्हें रातों रात पैसा चाहिए, कि तुम हो सकता है कि बैंक की इतनी बुरी हालत हो गई उसकी रातों रात उसको फंड चाहिए। तो अगर रातों रात आपको फंड चाहिए तो एक रेट होता है, जिस रेट पे आपको रातों रात पैसा मिलता है आरबीआई से, वो रेट होता है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी का। ठीक है, उसके लिए क्या करना पड़ता है, आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज उनको बेचना पड़ेगा। बेचोगे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को तो ही तो पैसा आएगा। अब नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी या मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। देखिए, अगर लिक्विडिटी एडजस्टमेंट दोनों में ही आप क्या कर रहे हो, आरबीआई से पैसा ले रहे हो, दे रहे हो, ये सब चीज़ें हो रही हैं। बट इसमें क्या होता है, मार्जिनल वाले में क्या होता है कि तुम्हें ओवरनाइट चाहिए, और इसमें ज़रूरी नहीं है, ओवरनाइट वाला सीन नहीं है। ठीक है, लिक्विडिटी में क्या होता है कि यू कैन बोरो मनी, और मिनिमम तुम 5 करोड़ ले सकते हो। ठीक है, मिनिमम 5 करोड़ चाहिए होगा अगर तुम, इसमें जो मिनिमम होता है वो 1 करोड़ होता है, या फिर मल्टीपल्स ऑफ 1 करोड़ होता है। ठीक है, ऑल क्लाइंट्स आर वेलकम, इसमें सारे के सारे क्लाइंट्स आ सकते हैं, क्योंकि आपको रातों रात पैसा नहीं चाहिए तो सारे क्लाइंट्स हो, चाहे सेंटर है, स्टेट है, कमर्शियल है, आरआरबी, कोऑपरेटिव, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कोई भी होगा। बट इसमें सारे के सारे क्लाइंट्स नहीं होता। कौन होते हैं, सिर्फ और सिर्फ कमर्शियल बैंक, क्योंकि कमर्शियल बैंक्स की ऑथेंटिसिटी थोड़ी ज़्यादा होती है, एसबीआई, पीएनबी, ये सब हो गए, तो ही ये अपनी सिक्योरिटीज़ को यूज़ नहीं कर सकते फ्रॉम एसएलआर कोटा। मतलब जो भी इनकी सिक्योरिटी एसएलआर कोटा में आ रही है, जो कि यार इनको इतना फंड, अगर फॉर एग्जांपल आरबीआई ने बोला तुम्हारे पास इतना फंड होना चाहिए अपने पास कैश में, तो आप उसको यूज़ नहीं कर सकते लेने के लिए। ठीक है, बट आप इसमें सिक्योरिटीज़ यूज़ कर सकते हो फ्रॉम एसएलआर कोटा से, क्योंकि रातों रात पैसा चाहिए तो अभी उनके पास ऑलरेडी है ही नहीं है, तो फिर वो एसएलआर से ही निकालेंगे पैसा। इसमें कोई लिमिट नहीं होती कि तुम्हें कितना बोरो करना है, तुम जितना बोरो करना चाहते हो उतना कर सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन तुम्हारे पास कितनी गवर्नमेंट सिक्योरिटी है प्लेज करने के लिए, उनको गिरवी रखने के लिए, तुम्हारे पास कितनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं गिरवी रखने के लिए या बेचने के लिए, कितनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है उस पर डिपेंड करता है। बट यहाँ पे कैन यूज सिक्योरिटी फ्रॉम एसएलआर कोटा, ये तो हो गया। आप मैक्सिमम क्या कर सकते हो, 0.75% ऑफ द नेट डिमांड इन टाइम। इसमें क्या होता है ना, मैक्सिमम आपको जितनी भी आपकी नेट डिमांड है उसका 0.75% ही दिया जाता है, ज़्यादा नहीं दिया जाता, डिपेंड करता है आरबीआई पे ये। ठीक है, और जितनी भी आपकी टाइम लाइबिलिटीज़ है उसका भी कुछ परसेंट, की अगर आपकी टाइम लाइबिलिटीज़ इतनी है तो आपको उतना उतना परसेंट मिलेगा। ठीक है, अब व्हाट इज़ ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ओपन मार्केट ऑपरेशंस में क्या होता है, तुम्हारी जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती हैं वो बाय भी कर रहा है आरबीआई और सेल भी कर रहा है। ठीक है, खरीद भी रहा है और बेच भी रहा है। इससे क्या हो जाता है, खरीदना और बेचना गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का आरबीआई के द्वारा, इससे क्या हो जाता है कि बैंकिंग सिस्टम, जो भी तुम्हारा सिस्टम चल रहा है उसमें पैसा आना स्टार्ट होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप क्या करते हो, ये मान लो कि कोई चीज़ है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, तुम्हारे पास कोई चीज़ है, तुमने इसको बेचा, तो बदले में तुम्हें तो पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो इसको कोई चीज़ पकड़ लो कि कोई चीज़ है, या तुम दुकानदार हो, तुम्हारे पास ये चीज़ है, तुम ये बेच रहे हो, अगर तो तुम ये चीज़ बेच रहे हो तो तुम्हें तो पैसा मिलेगा। बट अगर तुम उसको खरीद रहे हो, कोई चीज़ को, गवर्नमेंट सिक्योरिटी कोई चीज़ अगर तुम उसको खरीद रहे हो तो तुम्हें वापस पैसा देना पड़ेगा उसको, है ना। सेम इसका चीज़ है कि अगर परचेज कर रहे हो, मीन्स तुमने क्या किया, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीद लिया, और तुम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज किन से खरीद रहे हो, मार्केट से खरीद रहे हो। जब तुमने मार्केट से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीद लिया, मतलब अब तुम्हारे पास गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं, तो मार्केट के पास क्या क्या होगा, मनी, पैसा मार्केट के पास गया। सेम अगर तुम क्या कर देते हो, सिक्योरिटीज को बेच रहे हो, सिक्योरिटीज को तुमने बेच दिया क्योंकि तुम्हारे पास ही पैसा नहीं है, तो तुम सिक्योरिटीज को बेचना स्टार्ट कर देते हो ताकि तुम्हारे पास पैसा आए और बैंक, जो भी तुम्हारा मार्केट वगैरह है उसमें से पैसा विड्रॉ हो जाए। समझा। और ऑपरेशन ट्विस्ट क्या है, अगर बाइंग सेलिंग एक साथ हो रही है कि तुम एक साइड आरबीआई बाय भी कर रहा है, एक साइड आरबीआई सेल भी कर रहा है, मतलब साइमल्टेनियसली अगर ये दोनों चीजें हो रही तो उसको क्या बोलते हैं, ऑपरेशन ट्विस्ट। ठीक है, ओके। बाकी आपका जो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी होती है वो हायर होती है रेपो रेट से। क्यों हायर होगी, क्योंकि रातों रात पैसा चाहिए तो वो तो राइट हाई रखेगा। फिर है उसने क्या बोला था, एमएसएफ जो रहता है वो तो हायर रहता है। ठीक है,
जो MSF है ये तो हायर रहता है, बट स्टिल वाई बैंक्स विल पे मोर? फिर भी बैंक क्यों ज़्यादा पे करते हैं व्हेन दे कैन टेक लोन ऑन रेपो रेट? मतलब अगर तुम रेपो रेट पे तुम अगर लोन ले सकते हो RBI से, तो तुम क्यों MSF के लिए ज़्यादा पे कर रहे हो? क्यों ज़रूरत पड़ रही है? क्योंकि जो MSF है फैसिलिटी, तो ये इमरजेंसी सिचुएशन में मिलती है जब बैंक्स में लिक्विडिटी ड्राई हो गई है, लिक्विडिटी ही नहीं रही है, इंटर बैंक्स में भी नहीं ली है, दूसरे बैंक में भी लिक्विडिटी ड्राई है, तो वो कहाँ से लेगा पैसा? ऑब्वियसली RBI से लेना पड़ेगा, वो भी रातों रात लेना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज बैंक कैन यूज रेपो रेट ओनली व्हेन दे हैव सिक्योरिटीज अबव। और एक और चीज़ होती है कि रेपो रेट जो होता है, आप रेपो रेट पे तभी लोन ले सकते हो अगर तुम्हारे पास जो भी तुमने सिक्योरिटीज़ रखी हुई हैं, जो बेचने के लिए तुम्हारे पास सिक्योरिटीज़ होती हैं, अगर वो SLR से ज़्यादा है तो ही आप रेपो रेट पे ले सकते हो, अदरवाइज तुम्हें MSF के लिए ही जाना पड़ेगा, ठीक है। हमने ऊपर देखा। और क्या होता है कि RBI रिजर्व करता है राइट टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट पार्शली। और एक और चीज़ होती है कि अंडर MSF क्या होता है कि RBI के ऊपर होता है क्या वो एक्सेप्ट करना चाहता है या फिर रिजेक्ट करना चाहता है, पार्शली या फुली, कि तुम्हें पूरा फंड देना चाहता है, आधा फंड देना चाहता है, या बिल्कुल भी नहीं देना चाहता है, तो वो MSF के अंडर आ जाएगा, ठीक है। अब आते हैं, ये तो हमने क्वांटिटेटिव पढ़ लिया कि क्वांटिटी के ऊपर में, बट कुछ क्वालिटेटिव टूल्स भी होते हैं, कैसे वो क्रेडिट को कंट्रोल करेगा, कैसे वो मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल करेगा RBI। एक होता है मोरल सुएजन। मोरल सुएजन क्या होता है कि RBI क्या करता है, रिक्वेस्ट करता है या फिर आप बोल सकते हो पर्सुएड करता है, तो ये एक क्वालिटेटिव है, ठीक है, कि RBI मतलब बोल रहा है कि रिक्वेस्ट कर रहा है कि तुम क्या करो, एक पर्टिकुलर जो सेक्टर है या फिर एक पर्टिकुलर सेक्शन है उसको लोन मत दो, ठीक है। इससे क्या हो जाता है, तुम्हारा राशनिंग ऑफ क्रेडिट हो जाता है कि RBI क्या कर देता है, यहाँ पे आ जाएगा दूसरा वाला जो है आपका, दैट इज राशनिंग हो जाएगा, ठीक है। दिस इज योर राशनिंग ऑफ क्रेडिट, ओके। तो इसमें क्या बोल रहा है वो, पहला जो है हमारे पास वो क्या है, दैट मोरल सुएजन मतलब क्या है कि RBI बोल रहा है ये एक पर्टिकुलर सेक्टर है, उसको तुम पैसा मत दो। हो सकता है वो पर्टिकुलर सेक्टर कोई ऐसी चीज़ कर रहा है जो नहीं करनी चाहिए, है ना, तो इसीलिए RBI बोलता है, रिक्वेस्ट कर सकता है कि आप इस पर्टिकुलर सेक्टर या सेक्शंस को लोन मत दो, ठीक है। तो वहाँ से भी क्रेडिट गया। राशनिंग ऑफ क्रेडिट भी होता है, जैसे कि RBI फिक्स कर देता है कि इतना मैक्सिमाइज मतलब इतना मैक्सिमम लोन दो या फिर इतना मिनिमम लोन दो, सॉरी मैक्सिमम पे ही लगाएगा ताकि उसे एक्सीड मत करो। सो वो क्या कर देता है, मैक्सिमम लिमिट लगाते हैं लोन्स एंड एडवांसेस में, जो एक पर्टिकुलर सेक्टर या सेक्शन को दिया जाएगा उनकी ज़रूरत के अकॉर्डिंगली। यार इस सेक्टर को तुम मैक्स इतना ही दो लोन, इस सेक्शन को तुम इतना ही दो, बाकी ये डिपेंड तो कमर्शियल बैंक्स पे करता ही है, बट एक पर्सुएड तो कर ही सकता है ना RBI। नेक्स्ट इज रेगुलेशन ऑफ कंज्यूमर क्रेडिट। क्या होता है, अब जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं वो कंज्यूमर्स को क्या करते हैं, क्रेडिट देते हैं। किसके बेसिस पे देते हैं, मतलब जो चीज़ें वो यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे को कोई कार लेनी है, तो मेरा वो मैं कंज्यूमर हूँ, मेरे को कंज्यूम करनी है, कोई चीज़ लेनी है, वो ड्यूरेबल होगी, तो उस पर्पज़ के लिए अगर मेरे को कोई बैंक लोन दे रहा हो तो उसको बोलते हैं आप कंज्यूमर क्रेडिट बोलते हैं, ठीक है। इफ़ देर इज़ एक्सेस डिमांड फॉर सर्टेन कंज्यूमर ड्यूरेबल, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई एक सर्टेन ड्यूरेबल है, फॉर एग्जांपल कार ही है, अगर उसका डिमांड बढ़ जाता है जिसकी वजह से उसका प्राइस बहुत हाई हो जाता है, तो सेंट्रल बैंक क्या कर देगा, कंज्यूमर क्रेडिट को कम कर देगा। कम कैसे करेगा, देखिए यू हैव कार, ठीक है, ये क्या है तुम्हारा कंज्यूमर ड्यूरेबल है, ठीक है। अब इसके लिए तुम क्या कर रहे हो, बैंक्स तुम्हें क्रेडिट प्रोवाइड कर रहा है, बट कार की डिमांड जो है वो बहुत बढ़ गई है, कार की डिमांड बढ़ गई है, जिसकी वजह से जो कार का प्राइस है, डिमांड बढ़ने से प्राइस भी बढ़ जाएगा ना, क्योंकि बहुत सारे लोग खरीदने वाले एक चीज़ को, तो प्राइस तो वो बढ़ा देगा। अब उसको पता है प्राइस बढ़ रहा है, तो बैंक क्या करेगा या RBI क्या करेगा, RBI या बैंक क्या करेगा, RBI इनको बैंक्स को बोलेगा कि तुम क्रेडिट मत दो कंज्यूमर ड्यूरेबल के लिए, एक पर्टिकुलर कंज्यूमर ड्यूरेबल के लिए तुम क्रेडिट जो है रिड्यूस होगा तुम्हारा क्रेडिट। कौन सा क्रेडिट,
कंज्यूमर क्रेडिट। किस वजह से? क्योंकि प्राइसेस वगैरह हाई हो रहे हैं और डिमांड हाई हो रही है। बट ये करेगा कैसे? दो तरीके से करेगा। एक तो जो प्राइस है या फिर जो इंटरेस्ट है, लोन जिस इंटरेस्ट रेट पे तुम्हें लोन मिला है वो बढ़ा देगा। दूसरा क्या करेगा वो? दूसरा क्या करेगा? इंस्टॉलमेंट्स, जो नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स है जिसमें तुम्हें अपना क्रेडिट पे करना है, उनको नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स को क्या कर देगा? कम कर देगा। कि जैसे अगर तुम्हें 10 इंस्टॉलमेंट्स में पैसा वापस करना था, अब तुम्हें 5 इंस्टॉलमेंट्स में पैसा वापस करना पड़ेगा। ठीक है, इससे क्या होगा कि लोग कम से कम लोग ज़्यादा क्रेडिट लेंगे ही नहीं फिर गवर्नमेंट से। ठीक है, सो ये काम कर लेंगे। ओके, अब नेक्स्ट क्या हो जाता है अपने पास? डायरेक्ट एक्शन। कभी कभी क्या होता है ना, कोई एक बैंक है वो आरबीआई की बात ही नहीं सुन रहा है, आरबीआई ने डायरेक्शन दी उसकी सुनी नहीं। अब आरबीआई क्या कर सकता है? डायरेक्ट एक्शन ले सकता है, उनको पेनल्टी लगा सकता है। ठीक है, दैट इज योर डायरेक्ट एक्शन हो सकता है। और कैसा हो सकता है वो? जैसे बैंक रेट बढ़ा दिया, ठीक है, और उनको पैसा दिया ही नहीं लास्ट रिजॉर्ट पे, कि अगर फॉर एग्जांपल बैंक को पैसा चाहिए लास्ट रिजॉर्ट में तो वो देगा ही नहीं। ठीक है, अब आता है सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल भी होता है। कभी कभी क्या होता है, जैसे क्या होता है सॉरी, आरबीआई क्या करता है, स्पेसिफिकली बैंकर्स को मतलब इंस्ट्रक्ट करता है कि अगर कोई बंदा है वो एक कमोडिटी में ट्रेड कर रहा है और वो कमोडिटी ऐसी है जो इलीगल है, ठीक है, टबैको हो गया, लिकर हो गया, उसमें अगर वो ट्रेड कर रहा है या इलीगल एक्टिविटीज़ में ट्रेड कर रहा है, तो आप उन कमोडिटीज़ के लिए उनको लोन नहीं दोगे। दैट इज सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। ठीक है, सिलेक्टिवली यू हैव टू प्रोवाइड द क्रेडिट टू द पीपल। ओके, इवन इफ द सेड ट्रेडर इज रेडी टू मॉर्टगेज, चाहे वो ट्रेडर अपनी सारी संपत्ति ही क्यों मॉर्टगेज ना करा रहा हो, बॉन्ड, शेयर, फैक्ट्री, मशीन, व्हीकल, एनीथिंग, बट अगर वो कोई इलीगल एक्टिविटीज़ वाला है या फिर एक सर्टन कमोडिटीज़ का ट्रेडर है तो नहीं दिया जाएगा। ठीक है, ये क्यों किया जा रहा है? ताकि जो ब्लैक मार्केटिंग वगैरह है उसको कम किया जाए। ठीक है, ताकि उनको क्रेडिट ना मिले। ओके, सो नेक्स्ट वी हैव इज मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। अब कमेटी भी बनाई गई थी। ये कैसे बनाई गई थी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और आरबीआई के बीच का अग्रीमेंट बना था कि हम एक क्या करेंगे, कंट्री की मॉनेटरी पॉलिसी बनाने के लिए हमें एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी चाहिए। अब जो ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, इसके जो डिसीजंस थे वो बाइंडिंग होंगे आरबीआई पे। ठीक है, आरबीआई को इनके डिसीजंस मानने ही पड़ेंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि प्राइस स्टेबिलिटी रहे, कि प्राइस ना ज़्यादा बढ़ जाए ना बिल्कुल ही कम हो जाए। ठीक है, जैसे इन्फ्लेशन को टारगेट करना, और हमें ग्रोथ भी चाहिए और इन्फ्लेशन को भी हमें कंट्रोल में रखना है। ठीक है, बैलेंस होना चाहिए। ये स्टैट्यूटरी बॉडी थी। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्टैट्यूटरी बॉडी का मतलब क्या होता है कि कोई ना कोई पार्लियामेंट के एक्ट से या फिर कोई ना कोई स्टेट लेजिस्लेटिव एक्ट से क्या हुआ है, वो एक बॉडी बनी है। सो इट्स अ स्टैट्यूटरी बॉडी दैट वाज एस्टैब्लिश अंडर आरबीआई एक्ट 1934। सो इट्स टॉकिंग अबाउट इट्स कंपोजिशन। सो इट हैज़ 6 members। फर्स्ट यू हैव आरबीआई गवर्नर जो कि चेयरमैन होता है, आरबीआई का डिप्यूटी गवर्नर होता है जो कि मॉनेटरी पॉलिसी के चार्ज में रहता है, एक ऑफिशियल होता है जो नॉमिनेट कौन करता है, आरबीआई का बोर्ड, 3 आपके मेंबर्स आरबीआई से होंगे एंड 3 मेंबर आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉमिनेट करेगा। ठीक है, इसीलिए देयर इज एन अग्रीमेंट बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड आरबीआई। अब ये बताया गया है कि जो गवर्नमेंट नॉमिनीज होते हैं उनके बीच में क्या होता है, इसके लिए भी एक सर्च कम सिलेक्शन कमेटी होती है जो रेकमेंड करता है इसके लिए। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट ना, ये होल्ड करते हैं ऑफिस फॉर 4 years एंड विल नॉट बी एलिजिबल फॉर, फिर से इनका रीअपॉइंटमेंट नहीं हो सकता। कोई भी सिविल सर्वेंट हो, पब्लिक सर्वेंट, एमएलए, एमपी, उनको आप नॉमिनेट नहीं कर सकते। और दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जो एमपीसी है आपकी, वो कम से कम 1 साल में 4 बार मिलनी ही चाहिए। ठीक है, और फाइनल डिसीजन क्या होगा, मेजॉरिटी वोट होगा, और अगर टाई हो जाता है तो आरबीआई का जो गवर्नर है उसका डिसाइडिंग वोट हो जाएगा। ठीक है, ओके। Now next is banking structure that will continue in our next video. See, coming towards the current affair part, हम क्या करेंगे, that will take some of the important topics from the Vision IAS monthly magazine। उससे अच्छे आपके टॉपिक्स कवर हो जाएंगे, बिकॉज आपका न्यूज़पेपर में कोई इतना खास नहीं आता है कभी कभी, तो इट्स बेटर है कि हम मंथली मैगजीन से जो जो भी मेरे को इम्पॉर्टेंट लगेगा हम थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे इन आवर वीडियोज़। ठीक है,
सो आज का हमारा टॉपिक है दैट इज़ मिडिल इनकम ट्रैप। मिडिल इनकम ट्रैप क्या होता है? अभी एक बहुत बड़ा आप बोल सकते हो एक रिस्क है आपका मिडिल इनकम ट्रैप का। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो कि इसमें से अगर आप फैक्चुअल देखोगे डेटा, वो क्या है कि वर्ल्ड बैंक रिलीज करती है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, दैट यू ऑल माइट नो, है ना, कि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट होती है, वर्ल्ड बैंक उसको रिलीज करता है और उसका नाम था द मिडिल इनकम, ठीक है, जिसके अकॉर्डिंगली जो इंडिया है वो भी किसके रिस्क में आ रहा है? मिडिल इनकम ट्रैप के रिस्क में आ रहा है ना। व्हाट इज मिडिल इनकम ट्रैप? क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल एक कंट्री है, वो ग्रो कर रही है, ठीक है, वो लोअर इनकम से तो ऊपर उठ रही है और अच्छी खासी ग्रोथ हो रही है, बट वो हायर इनकम लेवल पे नहीं आ पा रही है, वो एक मिडिल इनकम के ट्रैप पे फंस गई है, ठीक है, बीच में ही फंस गई है। मतलब ग्रोथ तो हो रही है बट वो हाई इनकम लेवल तक नहीं पहुंच रही है, बट मिडिल इनकम के ट्रैप पे फंस गई। बट इसके बहुत सारे रीजंस होते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। तो अगर हम रीजंस की बात करें तो पहली चीज़ क्या होती है कि हमारे पास इतना ह्यूमन कैपिटल है, ठीक है, इतने पॉपुलेशन हमारी पीक पे है, बट स्टिल हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा पोटेंशियल हम उसको टैप नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। सो स्किल गैप है, क्योंकि अगर आप देखोगे दैट जितने भी हमारे ग्रेजुएट्स हैं उनमें से ओनली 51% मीन्स हाफ ऑफ आर ग्रेजुएट्स आर एम्प्लॉयड। सिर्फ 51% ऑफ आर ग्रेजुएट्स क्या है? एम्प्लॉयेबल है, इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 के अकॉर्डिंगली। और अगर आप देखोगे ओनली 2.3% ऑफ द वर्कफोर्स जो है वो एक फॉर्मल स्किल ट्रेनिंग लेती है, अदरवाइज कोई फॉर्मल स्किल ट्रेनिंग है ही नहीं है, ठीक है। नाउ इनोवेशन भी इतना नहीं हो रहा, मतलब जैसे आपका जो R&D है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, उसमें भी इतना ज़्यादा क्या नहीं हो रहा है, इतनी कैपेबिलिटी बन नहीं पा रही है या फिर इतना ज़्यादा एडवांसमेंट आया नहीं है, क्योंकि अगर आप देखोगे इसका जो कॉन्ट्रीब्यूशन R&D का दैट इज 0.64%। सोचो, सिर्फ 0.64% है, जबकि चाइना में 2.4% एंड US में आपका 3.47% है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आ रहा है? इनकम इनइक्वालिटीज़। अब आपको पता ही है कि जो हमारे इंडिया के या फिर वर्ल्ड के जो आपके टॉप है ना, तो ज़्यादा पैसा वही कुछ चुनिंदा 1-2% लोगों के पास ही है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इंडिया के टॉप 1% देखोगे ना, उनके पास इनकम जितनी भी उसका 22% तो उनके पास ही है, 22-23% उनके पास ही है, ठीक है। एक और चीज़ क्या है? स्टैग्नेटेड इंडस्ट्रियलाइजेशन। जो आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन है ना, वो एकदम स्टैग्नेट हो गया है। क्यों हो गया है? क्योंकि हम क्या कर गए, हम एग्रीकल्चर से सीधा जंप कर गए सर्विस सेक्टर पे, ठीक है, जिसकी वजह से जो मैन्युफैक्चरिंग शेयर है आपका या जो आउटपुट है वो हमेशा आपका मतलब लो ही रहता है, ठीक है। दैट इज़ अराउंड आपका 20% ही रहा, मतलब बिलो 20% रहा, बिकॉज यू जस्ट टेक अ लीप फॉरवर्ड फ्रॉम एग्रीकल्चर टू सर्विस सेक्टर। एक तो ये प्रॉब्लम आ गया। मिडिल इनकम कंट्रीज क्यों फंस गई हैं? क्योंकि अगर आप देखोगे वो कंट्रीज जो लो वेजेस, मतलब कि वो कंट्रीज हैं जो आपकी मतलब पुअर कंट्रीज होती हैं, वहाँ पे क्या है कि प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं वो, ठीक है, बट वो प्रोडक्ट्स कैसे बेच रहे हैं? कम प्राइसेस पे बेच रहे हैं, विद लो वेजेस बेच रहे हैं। अब लो वेजेस बेचने के, क्योंकि क्या होता है ना कि जो आपकी पुअर कंट्रीज होती है ना, उनको IMF के द्वारा या फिर जो आपकी वर्ल्ड इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनकी तरफ से बहुत सारे इंसेंटिव्स भी मिलते हैं, ठीक है, कि ताकि उनको प्रमोट किया जाए, उनकी भी अपलिफ्टमेंट हो, तो ग्रोथ तो इनकी भी हो रही है। तो एक साइड आपकी पुअर कंट्रीज है जो सस्ते में काम कर रहे हैं या लेबर भी प्रोवाइड कर रहे हैं, दूसरे उसमें क्या होता है कि रिच जो लोग हैं या रिच कंट्रीज़ हैं वो एडवांस टेक्नोलॉजी, जो आज की इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी उस पर वर्क कर रहे हैं। तो मिडिल इनकम वाले जो हैं वो इन दोनों में आके फंस गए हैं, क्योंकि उनको इनको भी बीट करना है और इनको भी बीट करना है। ये भी एक रीज़न आ गया आपका, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं वो आप देख सकते हो कि आप 3I स्ट्रैटेजी को यूज़ कर सकते हो। अब वो 3I स्ट्रैटेजी क्या है? That is investment, infusion and innovation. Okay, now investment is your one eye, then second eye is your infusion and third eye is your इनोवेशन। मतलब तीनों को मिला के विल बी योर थर्ड आई, ठीक है। ऐसा नहीं है कि तुमने फर्स्ट में इन्वेस्टमेंट किया, सेकंड में तुमने इन्फ्यूजन किया, थर्ड में तुमने इनोवेशन किया, बट फर्स्ट में आप क्या करोगे?
फर्स्ट तरीका क्या है, यहाँ पे आप देखिए कि आपको क्या करना है, जो लोअर इनकम कंट्रीज है वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना ज़रूरी है, बिकॉज इकोनॉमिक सक्सेस जो है आपकी लोअर इनकम कंट्रीज में वो कैसे हो सकती है, आपको वहाँ पे इन्वेस्टमेंट बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा आपको क्या करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट तो करना ही है, बट आपको एक और चीज़ करनी, दैट इज़ इन्फ्यूजन करना है फॉर लोअर मिडिल इनकम की बात कर रहा है। लोअर वो वाली बात नहीं कर रहे हैं, मिडिल इनकम कंट्रीज ही हैं, बट लोअर उसमें जो आती है, पहले तो हमें इन्वेस्टमेंट लाना पड़ेगा, दूसरा हमें क्या करना है, इन्वेस्टमेंट भी लाना और इन्फ्यूजन भी करना। इन्फ्यूजन क्या हो जाएगा कि कुछ नए आइडियाज़ लाओगे अब्रॉड से, है ना, तो उसको क्या बोलेंगे, दैट इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट तो चाहिए चाहिए विद मेजर्स डेलिबरेटेड डिजाइन टू ब्रिंग न्यू आइडियाज़, कि हम अब्रॉड से नए आइडियाज़ लाएं एंड डिफ्यूज देम अक्रॉस द इकोनॉमी, और पूरी इकोनॉमी में उसको फैला दें, ठीक है। एक तो ऐसा हो सकता है। अब अगर हो सकता है इन्वेस्टमेंट इन्फ्यूजन से भी काम नहीं चल रहा है, तो हम इन्वेस्टमेंट भी करेंगे, इन्फ्यूजन भी करेंगे, एंड देन इनोवेशन भी लाएंगे। किन के लिए, अपर MICs के लिए लाएंगे, ठीक है। क्या हो जाता है ना कि जब इन्फ्यूजन तक, आप इन्फ्यूजन तक तो चल रहा है, बट अब अपने पोटेंशियल को भी एग्जॉस्ट कर चुके हो, ठीक है, आगे बढ़ नहीं रहा है, तो हम क्या करेंगे, नई नई टेक्नोलॉजीज पे काम करेंगे, लर्न करेंगे, अडॉप्ट करेंगे, एंड क्या करेंगे, एक इनोवेशन इकोनॉमी बनने के लिए एफर्ट्स डालेंगे। सो दैट इज़ योर फर्स्ट आई, सेकेंड आई टू थर्ड आई, ठीक है। बट उसने बोला यहाँ तक पहुँचने के लिए, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए वॉट यू नीड क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन। नो, व्हाट इज क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन? क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन का मतलब होता है जो आपके एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर्स हैं, ये आपके एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर्स, आपको इनको डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा पूरा का पूरा, और नए स्ट्रक्चर्स लाने पड़ेंगे इन ऑर्डर टू, ये जो कॉन्सेप्ट था दैट वाज गिवन बाय जोसेफ स्कम्टर थे, इन्होंने बोला दैट यू हैव टू डिस्ट्रॉय द एग्जिस्टिंग इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, जैसे इंडस्ट्रियल फर्म्स हो, और ये डिस्ट्रक्शन क्या कर देगा, नए स्ट्रक्चर्स लाएगा, नए स्ट्रक्चर्स क्या करेंगे, लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ एंड प्रोग्रेस लाएंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट योर मिडिल इनकम ट्रैप। मिडिल इनकम ट्रैप क्या होता है आपका, ठीक है। बाकी आप देख सकते हो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जो आपकी वर्ल्ड बैंक ने निकाली है, उसके अकॉर्डिंगली क्या कि 108 कंट्रीज जो MICs क्लासीफाई की गई हैं अभी तक 2023 तक। क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन क्या होता है, सो ये जो की कॉन्सेप्ट है ये थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। देखिए दिस इज़ वेरी यूजफुल फॉर योर लाइक CAPF का, अगर आपको जो रिटर्न आता है पेपर 2 आता है, उसके लिए ये जो छोटा छोटा डेटा होता है कि लाइक इतने % ग्रेजुएट हैं, एम्प्लॉयबल हैं, या फिर स्किल डेवलपमेंट पे आपको कोई क्वेश्चन आ सकता है, तो आप ये छोटे छोटे फैक्ट्स वहाँ पे डाल सकते हो, उसकी अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी होती है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच।